हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2022 के लिए रागा का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यह मॉक टेस्ट आपके लेटेस्ट पैटर्न 2022 पर बेस्ड है और खास करके अग्निवीर परीक्षा 2022 के लिए ही तैयार किया गया है। दोस्तों, हमारे साथ आप भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में हमें बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मिनिमम टारगेट आपका 24 का होना चाहिए, यानी कि अगर आप 30 में से 24 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप आज के मॉक टेस्ट का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ, तो पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर लेना। मैंने डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस पर भी क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो जिन स्टूडेंट को भी इंग्लिश लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं सारे क्वेश्चंस को हिंदी में बिल्कुल इजी वर्ड में एक्सप्लेन करते चलूँगा। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, यानी कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सभी लोगों ने लुसेंट के बुक में इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, Who has become the first pilot of Indian Armed Forces to do a wing suit jump? यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के वैसे पहले पायलट कौन बन गए हैं जिन्होंने विंग सूट जंप लगाया हो। तो दोस्तों, इनका नाम है तरुण चौधरी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिल्ली पॉइंट इज एसोसिएटेड टू विच गेम। दोस्तों, इस तरह के स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं ना, यानी कि जो टर्म होते हैं, यह क्वेश्चन एयरफोर्स का फेवरेट है। खास करके जिन लोगों ने एफकेट का एग्जाम दिया होगा तो उन्हें यह बात पता होगी। एफकेट के हर शिफ्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जो कि किसी न किसी स्पोर्ट्स टर्म से रिलेटेड होते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसा चांस बनता है कि आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। यहाँ पर सिली पॉइंट, यह जो टर्म है वो आपका रिलेटेड है क्रिकेट से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सिली पॉइंट किसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार जब टेस्ट मैच चल रहा होता है तो सारे जो प्लेयर्स हैं वो विकेट के आसपास जमा हो जाते हैं। तो विकेट का जो ऑफ साइड है ना, उसका सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है जहां पर एक प्लेयर खड़ा रह सकता है, उस पॉइंट को कहते हैं सिली पॉइंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, द जोजिला पास कनेक्ट्स। जोजिला पास किसे कनेक्ट करता है? यह कनेक्ट करता है दोस्तों श्रीनगर और लेह को थ्रू नेशनल हाईवे 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ, यानी कि हमारा जो प्रेम्बल है इसके अनुसार से अल्टीमेट पावर, जो सबसे ज़्यादा पावर है, वो किसके हाथ में लाई करता है? यह लाई करता है दोस्तों पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गैलेना इज ए मिनरल ऑफ। जो गैलेना है वो किसका अयस्क है, आपको बताना है। तो दोस्तों, गैलेना यह आपका अयस्क है लीड का। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट और मिनरल है लीड का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर आउटपुट को कन्वर्ट करता है टेलीफोन लाइन्स में ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि ट्रांसफ़र होने के लिए। तो इस डिवाइस को कहते हैं दोस्तों हम लोग मोडेम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यह दोस्तों यूज में इसलिए लिया जाता है ताकि दो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जा सके या फिर इंटरनेट वगैरह चलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है, वाई सेलिंग अ कार फॉर 66,000 मिस्टर राव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि एक कार को बेचा गया 66,000 रुपये में, और इतने रुपए में बेचने पर मिस्टर राव जो कि एक व्यक्ति हैं उन्हें 20% का लाभ हो रहा है। तो आपको बताना है कि इस कार का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय कितने रुपए है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, इसका क्रय क्या हो जाएगा, अपने आप में 100% हो जाएगा।
अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लॉस में बेचते हैं तो 100% से माइनस में चलते जाएगा, और अगर हम प्रॉफिट में बेचते हैं तो 100 में से प्लस में चला जाएगा। अगर दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट 100% है और हमने बेचा 20% लाभ पर, यानी कि इसमें 20% और जोड़ दीजिए, ठीक है, तभी ना इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 100 और 20 120% हो गया ना। 120% का वैल्यू क्या दिया गया है? 120% का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि 66,000 रुपये है। हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि हमने 100% निकाला था, तो यूनिटरी मेथड यानी कि एकक नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 120% का वैल्यू 66,000 है तो 1% का वैल्यू 66,000/120 आना चाहिए, और 100% का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पर हमें 100% निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो 100 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 6 से यह कैंसिल होगा 1 0 1 0 0 0, ठीक है, यानी कि 11,000 बार में। और 11,000 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा टोटल 55,000 रुपये। यानी कि दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 55,000 रुपये था। अगर हम इसे 120% प्रॉफिट पर, यानी कि 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 66,000 में बिकेगा। अब चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। 55,000 रुपये का हमारा टोटल कार है, हम बेच रहे हैं 20% प्रॉफिट पर, यानी कि इसके 120% पर बेच रहे हैं। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 66,000 रुपये। तो यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 60 km/h एंड कम बैक विथ द स्पीड ऑफ 100 km/h। एवरेज स्पीड ऑफ कार इज। एक कार है जो किसी एक दूरी को तय करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस अपने पोजीशन पर आती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इस पूरे यात्रा के दौरान उस कार का एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल क्या रहा है? तो देखिए दोस्तों, अगर 2 पॉइंट दे दिया जाए हमें, ठीक है, पॉइंट के बीच की दूरी सेम है, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो भी हमें उतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा, और वापस लौटते हैं तब भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना होगा। इसके साथ आपका अगर स्पीड दे दिया जाता है और पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको पिछले बार भी बताया था जब मैथ्स का सॉल्यूशन करवा रहा था, 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 एंड डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। यानी कि दोस्तों यहाँ पर स्पीड 1 आपका हो गया 60 किलोमीटर और स्पीड 2 हो गया 100 किलोमीटर। तो इस फॉर्मूले पर बस वैल्यू को रख दीजिए, 2 × 60 और गुना यहाँ पर 100 हो गया। नीचे में हमने क्या कहा है? स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो स्पीड 1 है 60 किलोमीटर और स्पीड 2 है 100 किलोमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 से 8 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 से 3 बार में, 25 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 75 km/h। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, तो इसके लिए हम बोडमास रूल का यूज करेंगे। बोडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दिया रहे तो उसमें जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसे सॉल्व करना है, फिर यहाँ पर अगर कोई ऑफ दिया हुआ रहे तो उसे सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से आगे आपको बढ़ते चला जाना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसे पहले करेंगे। तो इस पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 37 - 15 या आपका आ जाएगा 22, ठीक है, 22 + x और बाहर में आ जाएगा 28 - 28 में से अगर आप 22 को माइनस करोगे तो आपको 6 मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 + x, और फिर से अगर आपका ये वाला ब्रैकेट भी हम हटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 45 - 6 + x। 45 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो 39 आएगा, और 39 इस साइड में आएगा तो 58 से माइनस हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपका वैल्यू आएगा 19, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए सबसे पहले 7 × 3 21 + 1 22, 22/3 प्लस यहाँ लिखेंगे 9 × 5 45, 4 49/9 प्लस माइनस क्या लिखेंगे 9 × 4 36, 4 40/9, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसका एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, 3 से 3 बार में, यानी कि 66 + 49 और माइनस में 40, यह आपका वैल्यू आ गया। दोनों को ऐड करोगे 115, 115 में से 40 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 75, 75/9, और इसे सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा दोस्तों 81/3, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है।
सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1600 फॉर 2 ईयर एंड 3 मंथ्स इज 252, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। आपको यहाँ पर रेट बताना है, जबकि प्रिंसिपल, टाइम एंड इंटरेस्ट दे दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। इंटरेस्ट की जगह पर हम इंटरेस्ट का वैल्यू लिख देंगे, प्रिंसिपल जो हमारा दिया गया है वो लिख देंगे, यहाँ पर टाइम लिख देंगे, तो हमारा आर का वैल्यू निकल कर चला आएगा। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, अगर इस तरह से आपका जो टाइम है वो ईयर और मंथ दोनों को मिक्स करके दिया हुआ रहे ना, तो आपको पहले क्या कर लेना है, मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 2 साल तो आपका ऑलरेडी हो गया, 3 महीने को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 12 से डिवाइड करना होगा ना। 3 महीना है और 1 साल में पूरा 12 महीना होता है, तो इस 3 महीने को साल में कन्वर्ट करना है तो हमें 12 से डिवाइड करना होगा। इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो या आपका सॉल्व करने के बाद 24 + 3 27/9 12 आएगा, 3 से 9 टाइम कैंसिल होगा एंड 3 से 12 टाइम्स, यानी कि आपका जो टाइम है वो 9/4 ईयर्स आ गया। अब फॉर्मूले को यूज कीजिए, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट है 252 इक्वल टू 1600 इंटू रेट हमें पता नहीं है, टाइम हमने निकाल लिया 9 डिवाइडेड बाई 100। 9/4 करने का मतलब क्या है दोस्तों, 4 जो आपका है ना वो नीचे की ओर चलाएगा यहाँ पर। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, कई लोग गलती क्या करते हैं कि 9/4 इस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं लिखना है। 9 आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आपको 4 लिख देना है। आफ्टर देन अब यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएगा। तो मैं आगे लिखकर इसको सॉल्व नहीं कर देता हूँ। 250 इंटू 100 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 9। तो यहाँ डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 4 से 16 4 बार में, यहाँ से आपका फिर कैंसिल होगा 2 से 2 टाइम्स, 2 से 125 टाइम्स, 125/18। और इसे जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 7%। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। ब्रिजेश, अजय एंड सुदेश कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, 40 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे वर्क टुगेदर देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज। 3 लोग हैं, ब्रिजेश, अजय एंड सुदेश, वे किसी कार्य को 20 दिनों में, 40 दिनों में और 60 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अगर वे तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करें तो कितने समय में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर यूनिट में काम करना है। देखो सबसे पहले तीनों का वर्किंग डेज हमें पता है ना, तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 20, 40 और 60, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा आपका 120। ठीक है, क्योंकि 120 ही पहला ऐसा नंबर है जो कि 20, 40 और 60 तीनों से कैंसिल होता है। तो दोस्तों यह जो 120 आया ना, इसे हम मान लेते हैं अपना टोटल वर्क, यानी कि हमारा जो वर्क है वो 120 यूनिट है। अगर ब्रिजेश इस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, 120 यूनिट को ब्रिजेश 20 दिन में ख़त्म कर लेता है, यानी कि वो हर दिन 6 यूनिट काम को ख़त्म कर रहा होगा, तभी ना वो 20 दिन तक लगातार इस तरह से काम करेगा तो 120 यूनिट काम को ख़त्म कर पाएगा। इसी तरह से अगर अजय इस काम को 40 दिन में ख़त्म कर रहा है, यानी कि हर दिन वो 3 यूनिट काम कर रहा होगा, और सुदेश इस काम को 40 दिन में ख़त्म कर रहा है, 60 दिन में, यानी कि हर दिन वो 2 यूनिट काम करता होगा। हमें कहा गया कि तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, यानी कि 6 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट, इन तीनों को अगर मिला देंगे तो 6 + 3 9 और 9 + 2 11, यानी कि हर दिन अब 11 यूनिट काम हो रहा है। 120 यूनिट टोटल काम है, 11 यूनिट तीनों मिलकर हर दिन कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो टोटल कितना टाइम लगेगा इस कार्य को समाप्त करने में? इस कार्य को समाप्त करने में यहाँ पर टोटल टाइम लगेगा दोस्तों आपका 10.10/11। ठीक है, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपका यही वैल्यू आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद 14 नंबर। अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स हुज साइड्स आर 2 सेंटीमीटर ईच। द नंबर ऑफ सच क्यूब्स आर। एक क्यूब है, ठीक है, इस प्रकार का एक क्यूब है। इस क्यूब को क्या किया जा रहा है कि इस क्यूब का जो साइड है वो भी हमें पता है 6 सेंटीमीटर, इसे कट कर दिया जा रहा है और कट करके स्मॉल क्यूब बनाया जा रहा है जिसका साइड केवल 2 सेंटीमीटर रह जाता है। तो एक बड़े इस तरह के 6 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब से इस तरह के 2 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं? एक बात यहाँ पर समझो, अगर हम बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम पता कर लें, यानी कि इसका वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है, और अगर वही कैपेसिटी हम छोटे वाले क्यूब का निकाल लें, तब हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि इस प्रकार का कितना छोटा छोटा क्यूब हमें बन सकता है। जैसे देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग तो इस तरह के क्वेश्चन को समझते हैं,
कुछ स्टूडेंट जिनका बेसिक वीक है उन्हें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक आपके पास बहुत बड़ा सा बाल्टी है, ठीक है। इस बाल्टी में 100 लीटर पानी आपने रख रखा है। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर है। हमने आपको बताया कि एक बाल्टी है जिसमें टोटल 100 लीटर पानी है, यानी कि इस बाल्टी का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 100 लीटर का। अब अगर हम एक गिलास लेते हैं छोटा सा जिसका वॉल्यूम केवल 10 लीटर का है, यानी कि इस गिलास में केवल 10 ही लीटर पानी आ सकते हैं, तो ऐसे वाले पानी को इस गिलास में भरने के लिए कितने गिलास की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में यूज किया गया है। तो अगर आपका टोटल 100 लीटर कैपेसिटी है और हमें 10 लीटर कैपेसिटी वाला गिलास में भरना है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि टोटल में कितने गिलास की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे हमने वैल्यू निकाला, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम हमने निकाल दिया और वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर दिया। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। क्यूब का वॉल्यूम पहले निकालेंगे, बड़े वाले क्यूब का, और छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे कि हमें टोटल कितने क्यूब बनाने होंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है दोस्तों एक क्यूब, ठीक है। जो भी आपका साइड दिया हुआ है उसका आप क्यूब कर दो। बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब अगर आप करोगे तो यह आपका आता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा वाला क्यूब है 2 सेंटीमीटर का, इसका क्यूब करोगे तो आपका आ जाएगा 8। यानी कि दोस्तों जो टोटल अब हमारा क्यूब बनेगा वो 216/8 आएगा, और इसे आप सॉल्व करके देख लो तो आपका आंसर आएगा 27। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर विच इज अ स्क्वायर इज। यानी कि दोस्तों एक कार्ड है, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के, उनमें से कोई एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया जाता है, यानी कि बाहर खींच लिया जाता है। तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि जो खींचा हुआ कार्ड है वो स्क्वायर होगा किसी नंबर का। मैंने आपको कल भी जब मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करवाया था, याद है, 12 जुलाई का, तो उसमें बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे। केवल फर्क यहाँ पर उतना था कि वहाँ पर आपके व्हाइट बॉल एंड ब्लैक बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन थे और यहाँ पर आपका कार्ड से पूछा गया है। लेकिन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम लेवल का क्वेश्चन आपके पिछले बार जो मैंने वीडियो में सॉल्व करवाया है, रागा का ओरिजिनल मेमोरी बेस्ड पेपर, उसमें करवाया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि आपका जो मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ वो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ही है, और एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो कि इस कॉन्सेप्ट से बाहर पूछा गया हो। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से करके 100 तक कोई कार्ड होगा, ठीक है। हमें क्या कहा गया है कि इसमें से ड्रॉ करने वाला नंबर स्क्वायर होना चाहिए। तो मान लो कि हमारा टोटल आउटकम तो 100 हो गया, हमने नीचे लिख दिया। ऊपर साइड में हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि टोटल कितने ऐसे स्क्वायर हैं 1 से लेकर 100 के बीच में। तो अगर आप 1 से लेकर 100 के बीच में स्क्वायर की गणना करोगे तो आपका क्या क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यह 1 का स्क्वायर है, फिर 4 आ जाएगा जो कि 2 का स्क्वायर है, इसी तरह से आपका 9 आ जाएगा, इसी तरह से आपका 16 आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करने पर टोटल 10 ऐसे नंबर हैं जो कि किसी न किसी के स्क्वायर हैं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 10/100, और इसे सॉल्व करोगे तो 1/10। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। एक सीरीज बनाई गई है, इसमें से कोई एक जो नंबर है ना वो गलत दिया गया है, आपको वो फाइंड करना है कि वो सीरीज किस प्रकार से गलत हो रही है। तो देखिए इस सीरीज में हो क्या रहा है कि पिछला जो नंबर है ना, आगे वाला नंबर, उससे एक नंबर से डिवाइड करने पर ए वाला नंबर प्राप्त हो रहा है। इसमें अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ए मिलेगा, इसमें अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 48 हमें मिल रहा है। अब अगर 48 में हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखो 46,080 में अगर आप 12 डिवाइड करते हो तो आपको 3840 मिलेगा। 3840 में अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 384 मिलेगा, और 384 में अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको 48 मिलेगा। यानी कि दोस्तों अब जो अगला टर्म आना चाहिए वो 48 में 6 से डिवाइड करना होगा, और 48 में अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको 8 आना चाहिए, लेकिन 24 लिखा गया है। तो इस 24 की जगह आप 8 कर दोगे तो आपका सीरीज सही हो जाएगा। और वापस से देखो अगर आपको 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 के 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, केवल यही समझ लो कि आपका जो 24 है वो गलत है, इसकी जगह पर 8 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन है आपका ब्लड एंड रिलेशन वाला। पॉइंटिंग आउट अ लेडी, राजन सेड शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई ब्रदर, सॉरी ऑफ माई मदर, हु इज द लेडी टू राजन। यहाँ पर क्वेश्चन में यह कहा गया है कि राजन ने कहा कि एक लेडी की ओर इशारा करते हुए कि वो बेटी है, किसकी बेटी है। देखिए इस लाइन को बड़ा ध्यान से समझना। शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर।
यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो लड़की है वो, ठीक है ना, वो जो लड़की है वो किसकी बेटी है? उस औरत की बेटी है जो हमारे हस्बैंड के माता की बेटी है, ठीक है, यानी कि मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, यानी कि जो मेरी माता हैं उनके हस्बैंड, दैट मीन्स कि मेरे जो पिता हैं उनकी माता की बेटी है। तो आपके पिताजी की माता की बेटी आपकी क्या लगी? बुआ लगेगी यहाँ पर, इसलिए बी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, इफ रोबस्ट इज रिटेन एज दैट्स देन विच वर्ड कुड बी रिटेन एज ZXCMP। एक वर्ड दिया गया रोबस्ट और इसे कोड किया गया इस लैंग्वेज में, आपको बताना है कि नीचे वाले वर्ड को किस लैंग्वेज में हम कोड करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप आर को ध्यान से देखोगे, रोबस्ट में आर को, तो इसमें एक माइनस करने पर आपको क्यू प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से अगर आप ओ को देखोगे, ओ में एक माइनस करोगे तो आपको एन मिलेगा, बी में एक माइनस करने पर ए मिलेगा, यू में एक माइनस करने पर टी मिलेगा, एस में एक माइनस करोगे तो आर और टी में एक माइनस करोगे तो एस। दैट मीन्स कि आपका जो कोड है ना वो एक माइनस होते चला जा रहा है। तो जेड में एक माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा? जेड में एक माइनस करोगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा ए, एक्स में एक माइनस करोगे तो वाई, सी में एक माइनस करने पर क्या मिलेगा आपको? सी में अगर आप एक माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डी, ठीक है, सी से एक कमा है डी, और एम एक किससे कटा है? तो एन से कटा है, और पी जो है वो क्यू से कटा है। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नाइनटीन्थ नंबर। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया 18th क्वेश्चन? अच्छा देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। देखो रोबस्ट को कोड कैसे किया गया है, तो रोबस्ट का हर एक अल्फ़ाबेट में से एक एक माइनस कर लिया गया है। तो आपसे ऐसा पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे कोड करेंगे तो हम ZXCMP लिखेंगे, यानी कि जो भी एक ऐसा वर्ड होगा वो इससे क्या होगा? एक ज़्यादा होगा, तभी ना उसमें से एक माइनस करने पर हमें एक कोड प्राप्त होता है। तो इसमें से एक ज़्यादा करते जाइए, जेड का प्लस एक एक्स हो जाता है, एक्स का प्लस वन आपका वाई हो जाता है, सी के ऊपर डी हो जाता है, एम के ऊपर एन और पी के ऊपर क्यू। इसी कोड को अगर आप -1 करोगे तो आपका ये वाला वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी अगर फिर से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर फिर से बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, इफ ACNE कैन बी रिटेन एज डैश देन बॉयल विल बी रिटेन एज। तो देखिए ACNE को कैसे लिखा गया है, ACN और E, ये हमारे वर्ड है ना, इसे लिखा गया है 3, 7, 9 और 11। देखो दोस्तों एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू एक होता है, आप सभी को पता है, और एक के जस्ट बाद क्या आता है? तो एक के जस्ट बाद बी आता है जिसका वैल्यू 2 है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फिर से, सॉरी, ACNE, ए का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 1 है ना, और बी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 2 होता है, और बी क्या है? एस के जस्ट बाद आता है, तो दोनों को यहाँ पर जोड़कर 3 लिख दिया गया है। इसी तरह से देखो सी को लिखा गया है 7, सी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 3 होता है, हमें ऑलरेडी पता है, और सी के जस्ट बाद आता है डी जिसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 4 है, और अगर 4 और 3 को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 7। इसी प्रकार से एन को लिखा गया है और ई को लिखा गया है। तो हमें लिखना है बॉयल को। बॉयल को हम कैसे लिखेंगे? BO और IL है, बी का वैल्यू 2 है, 2 के आगे 3 आता है, दोनों को जोड़ के हम 5 लिख देंगे। ओ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या है? ओल का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 15 है, इसके आगे 16 आएगा, यानी कि हम यहाँ पर 31 लिख देंगे। आई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 9 है, इसके साथ आगे आएगा 10, इसे हम 19 लिखेंगे, और एल का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है 12, इसके साथ 13 आएगा तो हमें 25 लिख देंगे। 5, 31, ए और ए, इन चारों को एक साथ लिखोगे तो आपका कोड आएगा। कोड क्या होगा? 5311925, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इफ प्लस मीन्स इंटू मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस एंड माइनस मीन्स डिवाइड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी दिखाया था कि कैसे पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फिर से कैसे इसको सॉल्व करना है। 175 - 25 है, लेकिन माइनस का मतलब डिवाइड होता है ना, यानी कि 175 को हम क्या करेंगे? 25 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे हम यहाँ पर शॉर्ट करके ही लिख देते हैं, ठीक है, आसानी रहेगा। तो यह कैंसिल होगा आपका 7 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर हम दोस्तों लिख सकते हैं 7। फिर क्या है? डिवाइडेड बाई 5, लेकिन डिवाइड का मतलब प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे। फिर आपका +20 है, लेकिन प्लस का मतलब गुना होता है तो गुना 20 लिख दिया हमने। इंटू 3 का मतलब क्या हो जाएगा? इंटू का मतलब यहाँ पर है दोस्तों माइनस, यानी कि -3, और लास्ट में +10 है, लेकिन प्लस का मतलब क्या होता है? गुना 10, तो यहाँ पर है गुना 10 लिख दिया। 7 + 20 × 5 100, -3 × 10 30 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 100 और 7 को जोड़ोगे तो 107 आएगा, और इसमें से अगर आप 30 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 77। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इस वर्ड को आप सभी को अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले बी के साथ में ए वाला वर्ड आ जाएगा, और ए में आपको दो दिख रहा होगा, BAN एंड BAF। तो ए के बाद सबसे पहले एफ आता है ना, एन बाद में आता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा BAFFLE। मैं केवल टर्म लिखते चलता हूँ, पहले नंबर पर आपका चौथा आएगा एंड आफ्टर देन आपका दूसरा आ जाएगा। इसके बाद तीसरा और पहला में देखना है। तो देखिए ओ और आर इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है इंग्लिश डिक्शनरी में, ओ और आर को अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले आता है ओ। दैट मीन्स कि आपका तीसरा नंबर में पहले आ जाएगा और फिर आपका लास्ट वाला आएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड इज रिलेटेड टू चारकोल इन द सेम वे एज कोल इज रिलेटेड टू। तो देखिए वुड और चारकोल का क्या रिलेशन है, जब वुड जलता है तो कोल हमें चारकोल प्राप्त होता है ना, तो कोल किस से रिलेटेड होगा, कोल जब जलेगा तो यह प्रोड्यूस करेगा दोस्तों आपका कोक, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक नंबर बाकियों से अलग है। तो देखिए अगर आप 240, 360 और 480 को देखोगे तो यह 120 से 2 टाइम्स, 120 से 3 टाइम और 120 से 4 टाइम्स कैंसिल होता है। लेकिन 140 एक ऐसा नंबर है जो कि 120 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अब फिगर वाले क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में चूज द अल्टरनेटिव विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैंने आपको कल बताया था ना कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें 4 फिगर दिए रहेंगे, उनमें से एक फिगर बाकियों से अलग होता है, तो आपको वो बताना होता है कि बाकी से कौन अलग है। देखिए 24 क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल क्लियर विजुअल होगा कि बस, मोटरसाइकिल एंड ट्रक ये तीनों के तीनों इंजन की मदद से चलते हैं, इसमें ईंधन भी लगता है। लेकिन बाईसाइकिल क्या है, आपका पोल्यूशन फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार के इंजन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस द साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो स्टार आपको दिख रहा है ना जगह जगह पर, इस स्टार की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा जिससे कि आपका इक्वेशन पूरा हो जाए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा कि एक एक इक्वेशन को बारी बारी से रखकर देखना होगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पर देखो अगर हम आप बी वाले ऑप्शन को पुट करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 हमने कर दिया, प्लस 4 है तो प्लस हमने 4 लिख दिया, इक्वल टू 3 × 8, यही आपका आएगा ना। हर एक स्टार की जगह जो जो साइन आना चाहिए था हमने लगा दिया। तो 2 से 40 को डिवाइड करोगे तो 20 टाइम्स, और 20 + 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 इक्वल टू 8 × 3 24। अगर आपका दोनों इक्वेशन सही आ जाता है तो मान लो कि आपका आंसर सही है। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम फिगर दिया गया है और आपको बताना है फिर नीचे वाले फिगर को देख के कि कौन सा फिगर अगले वाले बॉक्स में आएगा। तो देखिए 26 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये जो आपका शैडो वाला पार्ट है ना वो एक मूव करके यहाँ पर चला रहा है पहले वाले बॉक्स में। फिर अगर हम तीसरे वाले बॉक्स में जाएंगे तो 2 खाना मूव करके वो यहाँ पर चला आया। चौथे वाले बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 खाना मूव करके चला आया, यानी कि पहले 1 खाना मूव करता है, फिर 2 खाना मूव करता है और अब 3 खाना मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगला जो टर्म आएगा उसमें 4 खाना मूव करेगा, यानी कि 1 2 3 और 4 यहाँ पर आपका फिगर आना चाहिए। क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर ऑप्शन को तो 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी में केवल फिगर यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी 4 फिगर दिए गए हैं और आपको बताना है कि आपका 5वां फिगर कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें अगर आप पहले वाले फिगर में टोटल साइड्स देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 साइड्स हैं, यानी कि ऑक्टागोन है। यहाँ पर आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ही साइड रह जाते हैं, यानी कि सेप्टागोन है। इसमें आओगे तो आपके टोटल 6 ही साइड बच जाते हैं, यानी कि हेक्सागोन है। और यहाँ पर आओगे तो 5 साइड यानी कि पेंटागोन। दैट मीन्स कि दोस्तों हर एक अगले फिगर में एक एक जो आपका साइज है वो घटते चला जा रहा है। तो अब जो अगला टर्म आएगा उसमें टोटल 4 साइड्स होना चाहिए और 4 साइड आपका स्क्वायर का होता है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर।
फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, 4 फिगर दिए गए हैं, आपको बताना है कि 5वें फिगर में कौन सा बॉक्स आने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर आप फिगर 1 को देखोगे तो 1, 2 और 3 आपको टोटल 3 रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, लेकिन दूसरे वाले फिगर में आपका 2 रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल का आधा पोर्शन गायब हो चुका है। यानी कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, आपका आधा रेक्टेंगल गायब हो जा रहा है। दूसरे वाले रेक्टेंगल में देखोगे तो केवल 1.5 ही रेक्टेंगल बचा हुआ है, जबकि यहाँ पर 2.5 था। यानी कि दोस्तों पहले आपका आधा रेक्टेंगल गायब हुआ, फिर आपका पूरा एक रेक्टेंगल गायब हुआ, और फिर अगर चौथे वाले फिगर में देखोगे तो मात्र एक रेक्टेंगल बचा हुआ है यहाँ पर, जबकि 1.5 रेक्टेंगल था। तो फिर से यहाँ पर आपका आधा रेक्टेंगल गायब हुआ है। यानी कि दोस्तों सीरीज कैसे चल रही है, आधा रेक्टेंगल गायब, एक पूरा रेक्टेंगल गायब, फिर आधा रेक्टेंगल गायब। यानी कि अगला जो टर्म आएगा इसमें आपका पूरा रेक्टेंगल गायब होना चाहिए। तो ए, बी एंड डी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बचा हुआ है। केवल सी ही एक ऑप्शन है जिसमें देखो इस बॉक्स के अंदर कोई भी रेक्टेंगल नहीं है। यही कोई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 29 और 30 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है कि 4 फिगर है ना, इन चारों में बाकी 3 कौन से एक दूसरे फिगर से अलग है। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आप ए, बी और सी इन तीनों फिगर को देखोगे तो आपका जो डॉट है इस प्रकार का वो बाहर में है। यहाँ पर भी डॉट बाहर में है और यहाँ पर भी डॉट बाहर में है, ब्लैक वाला केवल अंदर है। लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है ना, इसमें आपका जो डॉट है ना बीच वाला वो अंदर चला जा रहा है, जबकि जो खाली वाला था ब्लैंक वाला वो कहीं भी अंदर नहीं जा रहा था बाकी के 3 फिगर में। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। यहाँ पर भी 4 फिगर दिए गए हैं, बाकी एक फिगर अलग है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा फिगर अलग है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर आप फिगर ए को देखो, सी को देखो और डी को देखो, आपको टोटल कितने लाइंस दिख रहे हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 और 5। लेकिन अगर आप बी फिगर को देखोगे तो 1 2 और 3 4, टोटल यहाँ पर आपको 4 ही हैंड दिख रहे हैं, 4 ही फिगर दिख रहा है। बाकी के तीनों फिगर में 5 हैंड हैं। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो बाकी तीनों से अलग है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, इसके साथ ही आज आपका रागा का कंप्लीट मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। आप हमें कमेंट करके बताओ कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप सभी लोग इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है examgurujob.com। सर्च करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो एयरफोर्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा एयरफोर्स रागा का प्रैक्टिस पेपर, तो इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और सभी नए कैंडिडेट जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।